हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ का, उसमें मेन जो टेनेंट क्या था कि सभी सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर अंडरडेवलप्ड कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पथ पे रन करना है तो सारे सेक्टर में एक साथ निवेश किया जाए ताकि सभी सेक्टर एक साथ ग्रो करें। इसके बाद आती है हमारी थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ, जिसको प्रोपाउंड किया हिर्शमैन ने, सिंगर, स्टेटन, फ्लेमिंग, सबका नाम आता है। 1969 के अंदर अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया था। मेन हमारे यही इकोनॉमिस्ट रहे थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। बेसिकली इनका कंसेप्ट क्या था, इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दी कि जो अंडरडेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके अंदर रिसोर्सेज की कमी होती है, तो दे कैन नॉट लॉन्च अपॉन ए बैलेंस्ड ग्रोथ प्रोग्राम जिसमें एक साथ साइमल्टेनियसली सभी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो इतने रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते हैं सब में एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उनकी एडवाइस थी इन कंट्रीज़ के लिए कि उनको कुछ सर्टेन लीडिंग सेक्टर्स है उनको चूज करना होगा, उनको सेलेक्ट करना होगा और उनके अंदर उन चुने हुए सेक्टर्स के अंदर हैवीली इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, तो अनबैलेंस ग्रोथ इज ऑल्सो ए नेचुरल पथ ऑफ डेवलपमेंट। द नीड इज की टू मेक अनबैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट टू कॉम्प्लीमेंट जो भी एग्जिस्टिंग इम्बैलेंस है उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को अनबैलेंस किया जाए। तो देखते हैं थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। Scholars such as Hirschman, Rostow, Singer, Fleming, and Singer propounded the theory of unbalanced growth as a strategy of development to be used by the underdeveloped countries। क्योंकि बेसिकली ये थ्योरी ने स्ट्रेस किया ऑन द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, कि जो हमें कुछ ऐसे सेक्टर्स को चूज करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं, और उनके अंदर हैवीली इन्वेस्टमेंट करना होगा रेदर देन इन्वेस्टिंग इन ऑल द सेक्टर्स साइमल्टेनियसली। So according to this theory, the other sectors would automatically develop themselves through what is known as linkage effect। कि एक बार हम उन लीडिंग सेक्टर्स के अंदर जो मेन सेक्टर हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाकी सारे सेक्टर हैं वो ऑटोमेटिकली ही डेवलपमेंट की फेज़ में आ जाएंगे। उन जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट होंगी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो बेनिफिट होगा सभी रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स को, तो ऑटोमेटिकली सभी सेक्टर्स को फ़ायदा होगा, जिसको इसको लिंकेज इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। दोनों इफेक्ट, बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर हिर्शमैन ने क्या आर्ग्यूमेंट किया कि क्रिएटिंग इम्बैलेंसेस इन द सिस्टम इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ, कि डेलिबरेटली हमको इकोनॉमी के अंदर अनबैलेंस क्रिएट करना होगा अकॉर्डिंग टू अ प्री डिज़ाइन स्ट्रेटजी। यही बेस्ट मेथड होगा डेवलपमेंट का। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इकोनॉमीज़ के अंदर जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर रिसोर्सेज की कमी होती है। जो थोड़ी बहुत रिसोर्सेज हैं तो उनको हमें एफिशिएंटली यूज़ करना होगा। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स इन द इकोनॉमी शुड गेट प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस ओवर अदर्स वेयर इनकम इज कंसर्न। ठीक है, तो ऐसे सेक्टर्स को हमें आइडेंटिफाई करना होगा जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के होंगे, राइट, और उन्हीं के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो हिर्शमैन कहते हैं कि जो पथ ऑफ डेवलपमेंट अनबैलेंस ग्रोथ है दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय बेसिकली एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज। अनबैलेंस एक्सटर्नलिटीज क्या होता है कि जैसे कोई एक इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उससे जो भी बेनिफिट, जो भी एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट होती है उसकी वजह से वो दूसरी इंडस्ट्री को जो भी फ़ायदा होता है, क्योंकि एक इंडस्ट्री के सारी इंडस्ट्रीज आपस में म्यूचुअली डिपेंडेंट होती हैं। एक इंडस्ट्री का आउटपुट है वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट का काम करता है। ठीक है, तो जब एक मान लीजिए कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री ए लीड्स टू स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री बी एंड सी ऑन सॉन। ठीक है, सिमिलरली बी और सी ग्रो करेंगी तो हो सकता है वो जो नेक्स्ट इंडस्ट्रीज हैं ई और एफ उनको भी ग्रो करने में हेल्प करें। So the growth of a strategic industries apart from providing the benefits belonging to itself, खुद के अलावा बाकी सारी जो रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज है उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करती है। इनको बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक है, जो भी फ़ायदा होगा, मतलब खुद का फ़ायदा तो होगा ही होगा, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी फ़ायदा होगा उसकी डेवलपमेंट से। कॉम्प्लीमेंट्रीज, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रीज क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन वन इंडस्ट्री इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट इन अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट सेटअप होता है तो उससे एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट होती है, राइट। तो ग्रोथ ऑफ आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री ए में जनरेट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ बी एंड सी, राइट, कि अगर एक इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है
तो उससे दूसरी इंडस्ट्री जिसमें भी मान लो एज एन इनपुट जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो स्टील इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, तो स्टील इंडस्ट्री के लिए जो भी इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं तो उन बेसिकली उन इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, उन इनपुट्स की डिमांड बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली ए के डेवलपमेंट से क्या होगा, बी और सी जो एज एन इनपुट काम करते हैं उसके लिए बी और सी की ग्रोथ होगी, एंड दैट मे रिड्यूस द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दिस इंडस्ट्री. दीज आर टेक्निकल कॉम्प्लीमेंट्रीज विच स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्री. जो भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, जो भी डिपेंडेंट होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं आपस में, उन सभी का ग्रोथ होगा, उन सभी में इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेशन मिलेगा. हिरशमैन दो तरह की इन्वेस्टमेंट की बात करता है. फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन सोशल ओवरहेड कैपिटल SOC. सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. बेसिकली सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या होता है, वो सारी बेसिक सर्विसेज जिनके बिना कोई भी सेक्टर, चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, ये सारी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो फंक्शन नहीं कर सकती. इनमें आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, पावर, पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ये सब आता है. तो इनके अंदर इन्वेस्टमेंट जब किए जाएंगे, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उससे इकोनॉमीज क्रिएट होगी, एंड दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट. डाइवर्जेंट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लेस इकोनॉमीज बेसिकली जो इकोनॉमीज दे अप्रोप्रिएट लेस इकोनॉमीज देन दे क्रिएट. जितनी इकोनॉमीज वो क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमी जितनी वो क्रिएट करते हैं उससे कम वो यूज़ करते हैं, दूसरी एक्सटर्नल इकोनॉमीज का बेनिफिट कम लेते हैं. इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट. यानी दूसरी इंडस्ट्रीज़ को वो ज़्यादा फ़ायदा देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वो खुद फ़ायदा उठाते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज से क्रिएट होने वाली इकोनॉमीज़ का. ठीक है. दूसरा है डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. Basically, these are those activities which are consequence of some investment and add to the flow of फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर है, जहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है. इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट. कन्वर्जेंट किसको बोलेंगे कि वो सारे इन्वेस्टमेंट विच अप्रोप्रिएट मोर इकोनॉमीज देन दे क्रिएट कम करते हैं और यूज़ ज़्यादा करते हैं. ठीक है. बेसिकली इस टाइप के जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट मोटिव होते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से किए जाते हैं और ये डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर ही किए जाते हैं. ठीक है. तो दिस इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर और इन्वेस्टमेंट वुड बी डीम्ड एज बिलोंगिंग टू डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. देयरफॉर बोथ SOC और DPA कैन नॉट बी टेकन साइमल्टेनियसली इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि उनमें क्या होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है. तो दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट्स एक साथ नहीं कर सकते, हमें एक पे ही फोकस करना होगा, चाहे SOC के जरिए हम डेवलपमेंट करें या DPA में इन्वेस्टमेंट के जरिए डेवलपमेंट करें. तो हिरशमैन दो अब इकोनॉमी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को दो तरीके से सजेस्ट करता है कि कैसे हम इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हैं इकोनॉमी की. फर्स्ट इज अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी थ्रू SOC एंड सेकेंड इज अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. पहला है कि हम क्या करते हैं कि इसके अंदर SOC जितनी भी सोशल ओवरहेड कैपिटल है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए, हैवीली इन्वेस्ट किया जाए. राइट. तो इससे क्या होगा, जो DPA डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को इंकरेजमेंट मिलेगा. मान लीजिए कि अगर चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है जो कि एक हमारा SOC है. ठीक है. बेसिक सर्विस है. दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंकरेज द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे अवेलेबल होगी तो जो भी इंडस्ट्रीज जहाँ के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है वहाँ पे बेनिफिट्स होगा, वहाँ पे एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट होंगी. सिमिलरली द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन वर्क्स इज एक्सपेक्टेड टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर वर्क्स. ठीक है. तो SOC में इन्वेस्टमेंट के जरिए ग्रोथ करना. जब SOC में इन्वेस्टमेंट होगा तो वो ऑटोमेटिकली DPA जो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करेगा. नेक्स्ट इज अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. अब DPA के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, दैट वुड प्रेशराइज फॉर इन्वेस्टमेंट इन SOC. कि जब इन चीज़ों में जब एग्रीकल्चर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो बेसिकली इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है कि उसकी क्योंकि डिमांड बेसिकली इरिगेशन के लिए, रोड्स के लिए, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा
तो जो भी आउटपुट है उसको मार्केट तक ले जाने के लिए रोड्स तो चाहिए होंगे, ठीक है, तो रोड्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए एक प्रेशर आता है कि इरिगेशन की डिमांड बढ़ रही है, रोड्स की, ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन, ये सारी सभी सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। दैट वुड इन टर्न प्रेशराइज फॉर greater investment in these activities. It is through this process of linkages that economy will grow. Obviously, अब क्या पथ ऑफ डेवलपमेंट होगा बेसिकली दोनों ही केसेस के अंदर, चाहे वो कंट्री डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है या एसओसी में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। अगर कंट्री डीपीए में इन्वेस्टमेंट करती है तो बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डीपीए द प्रेशर ऑन सोशल ओवरहेड कैपिटल स्टार्ट्स बिल्डिंग अप है, ठीक है। तो उससे इन्वेस्टमेंट एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो इंड्यूस होता है। दूसरे केस में जब एक्सपेंशन ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल का एक्सपेंशन होता है तो दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ सच सर्विसेज एंड दिस इंकरेजेस द इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पथ ऑफ डेवलपमेंट दिखाया हुआ है यूजिंग द स्ट्रेटजी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट इन डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। यहाँ पे जो ए बी और सी ये दिखा रहे हैं हमारे, ये आइसोकॉन्स कर्व दिखा रहे हैं दैट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एसओसी एंड डीपीए यूनिट्स इंडिकेटिंग सेम लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट, ठीक है। ये हमारी जो 45 डिग्री पे दिखाया हुआ है ये हमारी है लाइन ऑफ इक्वालिटी, जिसमें जो शो कर रही है कि एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट एंड डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हैं इस लाइन के ऊपर, ठीक है। अब वन ऑफ द पैराडॉक्सेस ऑफ डेवलपमेंट इज दैट कि पुअर कंट्रीज कैन नॉट ऑलवेज अफोर्ड टू बी इकोनॉमिकल। हिट्समैन क्या आर्ग्यू करता है कि जो रियल स्कैरिसिटी है इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज इज नॉट द रिसोर्सेज का कमी ये प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम क्या है, द एबिलिटी टू ब्रिंग दैम इनटू प्ले, ठीक है। तो अपने जो अनबैलेंस ग्रोथ के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए हिट्समैन क्या जूम करता है कि सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी एक्सपेंडेड एट वन एट द सेम टाइम, ठीक है। इफ़ द कंट्री इन्वेस्ट इन एसओसी, जिसको उन्होंने बोला है डेवलपमेंट बाय एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी, और अगर कंट्री इन्वेस्ट करती है इन डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जिसको उसने नाम दिया है डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज ऑफ एसओसी, ठीक है। तो उस केस में देखिए फर्स्ट ग्रोथ प्रोसेस है डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी। इन दिस सीक्वेंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस व्हेन एक्सपेंशन ऑफ एसओसी, यानी इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे हम, सोशल ओवरहेड कैपिटल में, दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्रांसपोर्टेशन पावर, इन सब के अंदर कॉस्ट अब रिड्यूस हो जाएगी और इससे इंकरेजमेंट मिलेगा इन्वेस्टमेंट इन डीपीए को, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है तो इकोनॉमी इस केस में कौन सा रूट फॉलो करती है, देखिए DEGHK ये वाला रूट फॉलो करेगी, ठीक है। जब एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कि जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा उस केस में क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है सोशल ओवरहेड कैपिटल में फ्रॉम डी पॉइंट टू ई पॉइंट, तो उस केस के अंदर जो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को इंड्यूसमेंट मिलेगी और जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगा डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर डी से लेके एफ पॉइंट तक। जब तक इंक्रीज होता रहेगा उसके बाद क्या होगा, जो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टमेंट इन डीपीए इंक्रीजेज अंटिल द बैलेंस इज रिस्टोर्ड एट पॉइंट जी, ठीक है। इस केस में ये ऐसे ही प्रोसेस पूरा चलता रहता है, राइट। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट वाया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसईसी, यानी जब एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ तो उससे डीपीए में इन्वेस्टमेंट है उसको इंड्यूसमेंट मिली, जैसे ट्रांसपोर्टेशन या पावर है सब में कॉस्ट सबकी कम हुई, चीपर बन गए और ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो गया और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट चीज़ दूसरा है डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज ऑफ एसओसी। इफ द कंट्री इन्वेस्ट इन डीपीए, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो डेवलपमेंट पथ होगा दैट विल बी DFGJK, ये वाला पथ होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ डीपीए बिल्ड्स अप प्रेशर ऑन एसओसी, जैसे आप देख सकते हैं उस केस में क्या होगा, अब ऑटोमेटिकली प्रेशर होगा जो सोशल ओवरहेड कैपिटल फैसिलिटीज़ है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसमें इन्वेस्टमेंट इंड्यूस होगा, तो एसओसी वुड इंक्रीज टू द पॉइंट ई, D to E।
अनटिल जब तक वो अपने आप को जी पॉइंट पे रिस्टोर नहीं कर लेता वापस। तो ऐसे ही ये प्रोसेस पूरा इन्वेस्टमेंट का चलता रहेगा, राइट। तो ये है डेवलपमेंट वाया शॉर्टेज ऑफ SOC, ठीक है, जब DPA के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिकली हिर्शमैन क्या कहते हैं कि जो बेसिक डिफरेंस है दोनों ही डेवलपमेंट पथ के अंदर वाया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ SOC एंड वाया शॉर्टेज ऑफ SSC, दैट इज अ टाइप ऑफ इंड्यूसमेंट दैट इज सेटअप। एक्सेस SOC कैपेसिटी इज एसेंशियली पर्सुएसिव, इट इनवाइट्स इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करती है, इनकरेज करती है। जबकि जो जब DPA में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं यूजुअली, तो वो इन्वेस्टमेंट SOC के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपेल करती है, प्रेशराइज करती है, मजबूर करती है। बेसिक डिफरेंस यही है, ठीक है। अब आता है हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। बेसिकली क्रिएटिंग अनबैलेंसेस आर ए प्री रिक्विसाइट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हिर्शमैन यही कहते हैं डेलिबरेटली आपको अनबैलेंस क्रिएट करना होगा, वही है जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है इकोनॉमी के अंदर। हाउएवर द क्वेश्चन राइजेस हाउ टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज with which to create imbalance in the system. This necessitates the knowledge of interlinkages effect, जो हमने पहले बात की थी। दो तरह के इफेक्ट होते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस में। अब कौन सा पथ ऑफ डेवलपमेंट इज लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव, उसके लिए हिर्शमैन ने दो तरह के इफेक्ट की बात करी है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड लिंकेज क्या होते हैं, विच इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन द सबसिक्वेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, कि आगे आने वाले द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंडस्ट्रीज आर यूज्ड एज इनपुट्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। कि जब कोई इकोनॉमी का डेवलपमेंट किसी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, तो जिसके लिए भी वो इंडस्ट्री, जिसके लिए भी वो प्रोडक्ट, उसकी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट एज एन इनपुट काम आते हैं, तो फर्दर उन इंडस्ट्रीज के का डेवलपमेंट होगा, उसको फॉरवर्ड लिंकेजेस बोलते हैं, विच इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द सबसिक्वेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, राइट। बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं, विच इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। द इनपुट्स विच आर यूज्ड इन दिस प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय अनदर इंडस्ट्री, दिस प्रोडक्ट क्रिएट्स डिमांड फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री। देखिए बैकवर्ड लिंकेज की बात करते हैं कि ग्रोथ ऑफ अ सेट ऑफ इंडस्ट्री स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ दोज विच सप्लाई रॉ मटेरियल, जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल सप्लाई करती है उनकी ग्रोथ होगी उससे। जैसे कि आप स्टील प्लांट लगाते हैं, तो स्टील प्लांट की डेवलपमेंट अगर हो रहा है, तो स्टील को बनाने के लिए जो भी चीज़ें रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होती हैं, स्टील स्क्रैप है या कॉयल है या जो भी रिलेटेड गुड्स है, तो इन चीज़ों का प्रोडक्शन की, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। जब स्टील की डिमांड बढ़ेगी तो उसके लिए यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी। यानी अर्लियर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना, दैट इज़ बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड का एग्जाम्पल देखिए कि बेसिकली अब स्टील इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होगा, तो दैट विल इनकरेज इंडस्ट्रीज मेकिंग मशीन, जहाँ पे भी स्टील एज एन इनपुट यूज होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकरेज होगा इन द सबसिक्वेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जहाँ पे भी स्टील को एज एन बेसिक इनपुट यूज़ करते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ की अब प्रोडक्शन की डिमांड बढ़े, ठीक है, जो मशीन बना रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ द अनबैलेंस्ड थ्योरी ऑफ ग्रोथ। बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट इज इन्फ्लेशन, कि द थ्योरी गिव्स अनड्यू एम्फेसिस ऑन टू द डेवलपमेंट थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, notwithstanding the significance of agriculture. So because of long gestation legs in industries, flow of goods is expected to be constricted during the short period, causing इन्फ्लेशन का डेंजर रहेगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज कम है, तो अगर हम कुछ ही इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हो सकता है रिसोर्सेज में नॉट बी अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज, ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। नो मेंशन ऑफ ऑब्स्टैकल्स। स्टीटन कहते हैं कि थ्योरी सिर्फ मेंशन कर रही कि इंडस्ट्रीज है, उनको आइडेंटिफाई किए जाए, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए, ठीक है, बट द थ्योरी इज ऑब्लिवियस टू द पॉसिबल डिफ़िकल्टीज, कि उन इंडस्ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करने में, एस्टेब्लिश करने में, इन्वेस्टमेंट करने में जो भी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, बेसिकली वो उनको मेंशन नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम एस्टेब्लिश करें, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ए डेवलपमेंट प्रोग्राम। Increase in uncertainty. The theory inherently assumes that the success of the growth process depends on external trade and foreign aids. This increases uncertainty of the growth process. Unbalance is not necessary.
जैसे कि ये कहते हैं कि डेलिबरेटली हमको अनबैलेंस क्रिएट करना होगा सिस्टम के अंदर, बट दैट इज़ नॉट सो मच नीडेड इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज. दीज इम्बैलेंसीज आर कोज्ड ऑन देयर ओन. अपने आप ही इम्बैलेंसीज होते हैं ड्यू टू टेक्निकल इंडिविजिबिलिटी, अनसर्टेन बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज. तो हमें डेलिबरेटली वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. नेग्लेक्ट ऑफ द डिग्री ऑफ अनबैलेंस, हाउ मच टू इम्बैलेंस, कितनी, किस एक्सटेंट तक, किस डिग्री तक इम्बैलेंस हमें क्रिएट करना होगा, तो वो थ्योरी नहीं बताती है. लिंकेज इफेक्ट्स आर नॉट बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डाटा. Basically, Heisman has advocated to start only those industries that have maximum linkage effect, कि जिसके जो भी ज़्यादा स्पिल ओवर इफेक्ट, जिसके भी लिंकेज इफेक्ट चाहता है उन इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कीजिए. लेकिन ये इफेक्ट्स जो है दैट आर नॉट बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डाटा पर्टेनिंग द लेस डेवलप्ड कंट्रीज. हमें इंपेरिकल डाटा से कोई नॉलेज ही नहीं है किस इंडस्ट्री के लिंकेज इफेक्ट मैक्सिमम होते हैं. Lack of basic facilities. Unbalanced growth theory assumes the availability of certain basic facilities in terms of raw material, technical knowledge and developed means of transport. लेकिन जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनके अंदर ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सफिशिएंट नहीं होती हैं, जो जूम करके चल रहे हैं अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी की अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट इज डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन बैलेंस्ड थ्योरी एंड अनबैलेंस्ड थ्योरी. दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, डिसिमिलरिटीज़ हैं. बैलेंस क्या कहते हैं कि साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट हो सभी सेक्टर्स का. अनबैलेंस कहता है कि हम सिर्फ लीडिंग है या ग्रोइंग सेक्टर्स है उनका डेवलपमेंट पहले करना होगा, उन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट हमें करना होगा. बैलेंस कह रही है कि हुज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है सारी सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि साइमल्टेनियस सभी सेक्टर में एक साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है. अनबैलेंस कहता है कि रिलेटिवली हमें कम कैपिटल की जरूरत होगी इन्वेस्टमेंट के लिए. बैलेंस है, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी है, वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, जबकि अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी. बैलेंस ग्रोथ थ्योरी कहती है ऑल सेक्टर्स जनरेट एक्सटर्नल इकोनॉमीज. अनबैलेंस कहती है कि सम सेक्टर्स जनरेट्स एक्सटर्नल इकोनॉमीज. बैलेंस्ड के अंदर सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन इलास्टिक होते हैं, अनबैलेंस्ड के अंदर सप्लाई ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन इन इलास्टिक होते हैं. बेसिकली साइज ऑफ द मार्केट इज द प्रिंसिपल लिमिटिंग फैक्टर एज अकॉर्डिंग टू बैलेंस ग्रोथ थ्योरी. कह रहे थे ना कि जो एक मार्केट का साइज है वो नैरो होता है, यही मेन प्रॉब्लम होती है. लेकिन अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी क्या कहती है, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स, जो बेसिकली एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है ग्रोथ के आगे. तो दिस वॉज आवर अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.